क्लास 10th साइंस बायो चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप चलते हो, बोलते हो, लिखते हो, साइकिल चला रहे हो, तो कोई भी एक्टिविटी करते हुए जरूरत है कि आप उसको कंट्रोल्ड वे में करो। कंट्रोल्ड वे में करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस किस का? जैसे सपोज आप साइकिल चला रहे हो तो आपने ब्रेकर देखा, आपकी आंखों ने ब्रेकर को देखा, ब्रेन को मैसेज भेजा, ब्रेन ने पैरों को मैसेज भेजा, हाथों को ब्रेक लगाने के लिए बोला। तो ये जब सारी चीजें आंखें, ब्रेन, हाथ, पैर, सबकी मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं तब फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पिछले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जो जरूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। देयर वी हैड स्टार्टेड विद ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग, जनरली हम क्या देखते हैं? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं तो हम मानते हैं इट इज अलाइव, कि वो जिंदा है। सम ऑफ दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। कुछ मूवमेंट ग्रोथ की वजह से, जैसे प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। एज इन प्लांट्स ए सीड जर्मिनेटेड एंड ग्रोज। एक जो बीज है, सीड, वो जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है। तो ये भी एक तरह से मूवमेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, रूट की डाउनवर्ड एंड शूट अपवर्ड। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग्स जो शूट ऊपर की तरफ है मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ द फ्यू डेज। इट पुशेस द सोइल असाइड एंड कम आउट, ऊपर आ जाती है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर उसकी ग्रोथ रुक जाए, दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन, ये मूवमेंट भी नहीं होंगे। सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। तो कुछ मूवमेंट तो ग्रोथ से कनेक्टेड है, जैसे अभी हमने प्लांट के बारे में बात की, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि एनिमल्स में कोई एक कैट है, वो भाग रही है, रनिंग है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इनमें ये मूवमेंट है, बट ये मूवमेंट इनसे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। स्विंग पे स्विंग कर रहे हैं बच्चे, बफेलोज चीविंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ये वो मूवमेंट हैं जो ग्रोथ से नहीं होती हैं। Why do we associated such visible movement with life? कह रहा है कि अब हम इनको लाइफ के साथ क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? A possible answer is that we think a movement as a response to change in the environment. हम सोच सकते हैं कि मूवमेंट क्या? व्हाट इज ए मूवमेंट? मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है टू चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में अगर चेंज होता है तो वो मूवमेंट शो करता है। द कैट मे बी रनिंग, शायद बिल्ली दौड़ रही होगी, क्यों? बिकॉज इट हैज सीन ए माउस, शायद उसने कोई चूहा देख लिया होगा। यानी आसपास के एनवायरमेंट में चेंज हुआ, बिल्ली ने चूहे को देखा और बिल्ली ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो बिल्ली का जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ए मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। प्लांट्स ग्रो आउट into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eye or when we touch a hot object, we detect a change and respond to it with movement in order to protect ourselves.
तो यहाँ टाइप्स बता रखे कि मूवमेंट के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जो लास्ट के 2 मूवमेंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हैं? उन्होंने कहा कि जब ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे फोकस कर दी जाए तो आपके आंखों के अंदर जो ये आईज है, इसके अंदर ये जो पोर्शन है, इसके अंदर एक और पोर्शन है ब्लैक, इसका साइज चेंज होता है। आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, जब किसी की डेथ हो जाती है तो टॉर्च मार के उसकी आंखों में देखते हैं। अगर टॉर्च से लाइट जो फोकस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये साइज चेंज हो रहा है तो इन द सेंस समझो कि वो जिंदा है, और साइज चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी डेथ हो गई है। इसी तरह से अगर गलती से आपका हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाता है तो खुद को बचाने के लिए आप अपने हाथ को एकदम से पीछे कर लेते हो। वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड, हम इस तरह के बदलाव को पहचान लेते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब में कुछ ना कुछ करते हैं विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू, किस लिए? ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। इफ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और सोचें, इट बिकम अपीयरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, तो हम समझेंगे कि सारे के सारे जो मूवमेंट हैं रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी कुछ होता है उसके बदले हम कोई मूवमेंट करते हैं। इज केयरफुली कंट्रोल्ड, और जितने मूवमेंट हम करते हैं वो केयरफुली कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, कंट्रोल्ड, उन पे कंट्रोल होता है हमारा। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट एवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट in response. When we want to talk to our friends in a class, अगर क्लास चल रही है, टीचर है क्लास में और हमें हमारे दोस्त से बात करनी है, वी विस्पर, हम बड़े आराम से फुसफुसा के कान में जो है वो बात करेंगे, बिल्कुल समझे ना। हमारा जो टाइप है बोलने का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, रेदर देन शाउटिंग लाउडली। और अगर ग्राउंड में बात करेंगे तो जोर से चिल्लाएंगे, तो जोर से चिल्लाने के बदले क्लास में हम बड़े धीरे से बात करेंगे। तो ये कंट्रोल्ड मूवमेंट बता रहा है कि हमारा कंट्रोल है बात करने पे कि हमें किस तरह से बात करनी है। और इसी तरह से मूवमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? मूवमेंट उस चीज पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट ट्रिगर हुआ है। वो मूवमेंट जिस वजह से हुआ उस पे वो मूवमेंट डिपेंड करता है। जैसे कि कंट्रोल जो मूवमेंट है वो कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, और उन सब के अकॉर्डिंग जो करेक्ट मूवमेंट है वही मूवमेंट शो करे। इन अदर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है मस्ट, उनको एक ऐसा सिस्टम जरूर यूज करते हैं जो प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। In keeping with the general principles of the body organization, in multicellular organism, specialized tissues are used to provide this control and coordination. तो इस काम के लिए क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए, एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहां से हम स्पेशली एनिमल्स के नर्वस टिश्यूज के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल नर्वस सिस्टम, इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्व एंड नर्व मसल्स टिश्यू। तो एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर गलती से हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें, गलती से,
तो ये हमारे लिए बड़ी अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट। अब जरूरी है कि हमारी बॉडी इस बात को पहचान ले कि हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उसको रिस्पॉन्ड करे, यानी उसके जवाब में कुछ ना कुछ करे। हाउ डू वी डिटेक्ट? अब कैसे हम पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट गर्म है? दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। सोचो, गलती से आपका हाथ गर्म पैन पे रखा गया और आपको अगर पता ही ना लगे कि आपका हाथ गर्म पैन पे रखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट पे, गर्म बर्तन पे है, आपको पता ही ना लगे, आप पहले डिटेक्ट ही ना कर पाओ, तो आपका हाथ वहीं रखा रहेगा, और वहीं रखा रहेगा तो थोड़ी देर में वो जल जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इस नुकसान से बचाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेशल फंक्शन, स्पेशल पूरे ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज हैं जो इस चीज को डिटेक्ट करेंगे। इस तरह की हर एक सिचुएशन में ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स, और इन नर्व सेल्स की जो टिप्स हैं वो हमारी बॉडी के सरफेस पे हर जगह प्रेजेंट हैं। तो इन्वायरमेंट में कुछ भी होता है, यानी कोई टच होगा, सर्दी, गर्मी, कांटा चुभा, गर्म ऑब्जेक्ट से टच हुआ, कुछ भी, ये उसको डिटेक्ट करेंगी स्पेशलाइज्ड टिप। दीज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव करते इंफॉर्मेशन, आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट हैं। सच एज इनर ईयर के अंदर है, नोज के अंदर सेंस ऑर्गन है, टंग के अंदर है, और इस तरह से और भी हमारे जो सेंस ऑर्गन उनमें सब में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। ये याद करना बेटा, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। और फिर ये जो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल, ये देखो, ये डायग्राम 9th में ये आपने देखा था। ठीक है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग, और इस पे ये जो निकले हुए ये डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स में ये जो टिप है, इन टिप की हम बात कर रहे हैं। ये जो टिप है ये रिसीव करेगी सिग्नल्स को, जो इन्वायरमेंट से आपको एक्सटर्नल सिग्नल मिला है, उसको सेल बॉडी को देगी। सेल बॉडी उन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगी, एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग पे भेजेगी। नर्व एंडिंग के बाद में एक दूसरी नर्व और है यहाँ पे, ऐसे ये एक्सोन, और इसके भी डेंड्राइट्स हैं यहाँ सारे में फैले हुए हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है उनको तो पास होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। नर्व एंडिंग पे आके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रामायण में सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना चली थी और समुद्र के किनारे आके रुक गई। अब क्या करे, आगे तो समुद्र, जमीन होती तो चल के निकल जाते। फिर क्या हुआ, फिर हनुमान उड़ के गया। तो सेम यहाँ पे नर्व एंडिंग पे ये जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल में, और इस पोर्शन को केमिकल जो है वो क्रॉस कर लेता है, क्योंकि केमिकल फ्लो कर सकते हैं। केमिकल फ्लो करेंगे, तैर के इन अगले टिप तक पहुंच जाएंगे, और वहां के बाद ये प्रोसीजर फिर वैसे ही शुरू होगा। और इस पोर्शन को, इसको जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होके और इस गैप को पास करेंगे, इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। इस गैप को कहेंगे, ये लिखा है साइनेप्स। अब हम बुक के अकॉर्डिंग ये सब चीजें पढ़ेंगे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल्स सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगी। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट, डेंड्राइट से ट्रेवल करेगी टू द सेल बॉडी, एंड देन अलोंग एक्सोन टू इट्स एंड, और फिर एक्सोन के थ्रू एंड तक चली जाएगी। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ
द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो केमिकल जनरेट करेंगे। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, ये केमिकल उस गैप को क्रॉस करेंगे जिसे साइनेप्स कहेंगे हम गैप को, एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइटिक ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में भी सेम वही केमिकल जो है केमिकल पहुंच के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे। यानी आप केमिकल की फॉर्म में डेंड्राइट तक पहुंचे, डेंड्राइट ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया, आप पूरी सेल बॉडी से एक्सोन से एंडिंग तक गए, वहां पे फिर दोबारा केमिकल में कन्वर्ट हो गए, अगले डेंड्राइट तक गए, फिर वह केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके पूरी नर्व सेल क्रॉस करा देगा। ये प्रोसीजर चलता रहेगा कब तक? टू द डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। ए सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज delivery of such impulse from neurons to other cells such a muscle cells or gland। तो इसी तरह से सिग्नल बॉडी में ट्रेवल करते रहेंगे, जब वो किसी स्पेसिफिक सेल तक पहुंचेंगे तो वहां भी इसी तरह से वो सिग्नल स्पेसिफिक सेल को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस डायग्राम में देखो, ये आपके मसल सेल्स नीचे दे रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल है, और ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग में वही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए वो केमिकल में कन्वर्ट होकर सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे और सेल को वो सिग्नल पहुंचा देंगे। कौन सा सिग्नल? जो भी वो मैसेज सेल के लिए लेके आए हैं। इट इज द नो सरप्राइज दैट नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। नर्व्स जो टिश्यू है वो एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से बना है of nerve cells or neuron and is specialized for conducting information। और वो स्पेशलाइज्ड है इस काम के लिए, किसके लिए? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। कहां से? किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर। यानी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए नर्व्स जो सेल है, नर्व टिश्यू है, वो बना आपके लिए आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लुक एट फिगर 7.1, ये ऊपर वाला फिगर जो अभी हमने देखा ए, एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में। वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, अब ये जो फिगर है इसमें देखो इन्फॉर्मेशन किस पार्ट पे एक्वायर होते हैं? यहाँ डेंड्राइट्स पे। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, सेल बॉडी और एक्सोन नर्व एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और थर्ड, वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, नर्व एंडिंग, गैप इज कॉल्ड साइनेप्स, और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखो, इज देयर ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। आपने देखा अगर आपको जुकाम है, आपकी नाक बंद है, तो आपको शुगर का, फूड का टेस्ट नहीं आता है। इफ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, कह रहा अगर ऐसा होता है तो किस वजह से ऐसा होता है? आपने सोचा है कभी? रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड? आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कोल्ड है, तो क्यों ऐसा होगा? व्हाट हैपन्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action. Reflex means sudden action. अचानक जब आप एक्शन ले लेते हो एकदम से, in response to something in the environment। अगर एनवायरमेंट में कुछ हुआ और उसके रिस्पॉन्स में आप सडन तुरंत कोई एक्शन लेते हो तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ ए वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मतलब कि जैसे ही मैंने देखा बस आ रही है और मैं रास्ते में हूं तो मैं एकदम से कूद के साइड में हो गया हूं, तो एकदम से बस को देखा और जंप कर दिया एकदम से, तुरंत। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, गलती से मेरा हाथ जो है वो फ्लेम की तरफ चला गया, एकदम हीट फील होते ही मैंने हाथ को बैक वापस खींच लिया। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ, मैं इतना भूखा था कि जो मेरा माउथ है स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली,
कि खाने को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, उस वाटरिंग देखते ही तुरंत पानी आना शुरू हो गया. What exactly do we mean? इन सब सिचुएशंस में बताना क्या चाह रहा है? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it. ध्यान से समझना. We do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. ध्यान, हमने बिना सोचे समझे एकदम से बिना सोचे वो काम हो जाता है, और उस टाइम हम ऐसा नहीं है कि हमने कंट्रोल से किया. जैसे बस देखिए और जंप किया, इसके बीच में आप ये नहीं सोचोगे कि ओहे मैं नहीं हटूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हट लेना चाहिए ना. आपने सोचा ही नहीं इतना. जैसे कि आपका हाथ गर्म ऑब्जेक्ट पे लगता है, एकदम से हाथ पीछे कर लोगे, आप ये सोचोगे ही नहीं कि क्या गर्म है क्या नहीं है, देख तो लूं हाथ लगा कैसे. वो सब बाद की बातें होती हैं. पीछे से दोस्त कोई पिन आपकी गर्दन पे चुभा देता, आप एकदम से आगे हो जाते हो, बाद में सोचते हो सिचुएशन क्या है. तो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना उस चीज के बारे में सोचे हुए आपने एक्शन किया है. प्रोटेक्शन के लिए, बिना कंट्रोल फील किया आपने एक्शन किया है प्रोटेक्शन के लिए. Yet these are the situations where we are responding with some action. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी एक्शन के लिए या फिर चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए. हाउ इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, ये सब एक्शन किस तरह से पॉसिबल हो पाते हैं, इसी चीज को हम इस टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे. लेट्स कंसिडर दिस फर्दर. टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल टचिंग. एक एग्जाम्पल लेके हम पूरे को समझ लेंगे. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. हम किसी फ्लेम को टच कर ले, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले, तो हमारे लिए अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है. अगर नहीं हटाएंगे तो आज जल जाएगा, कई दिन तक परेशानी रहेगी. और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के लिए ये अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है. हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? हम कैसे इसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे? वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न. एक तो यह है कि आप सोचो कि भैया आप पहले ये देखो कि कितना पेन होगा, कितना आप जल जाओगे, एंड देयर फॉर मूव, और फिर अपना हाथ हटाओ. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बातें सोचने में कितना टाइम लगेगा. आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे रखा, फिर क्या आप सोचोगे कि भाई कितना मैं जलूंगा इससे, कितना मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, तो इसमें तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा. देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. बहुत ज्यादा टाइम इसमें यूज होगा. तो द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, किस तरह से हम इसे सोचेंगे. इफ नर्व इम्पल्स आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, अगर नर्व इम्पल्स इसी तरह से काम करें, ब्रेन के पास जाएं, ब्रेन समझे कि हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे रखा है, फिर ब्रेन उसके फायदे नुकसानों को सोचे, फिर मसल्स को जवाब दे, तो कहता है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाएगी ये. इफ नर्व इम्पल्स आर सेंड अराउंड द वे वी आर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interactions of many nerve impulses from many neurons. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network. जो थिंकिंग टिश्यू ब्रेन हमारी बॉडी में, वो बहुत डेंस नेटवर्क से मिलके बना है, of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them.
तो जो हमारे ब्रेन की बात कर रहा है, स्कल में हमारे फ्रंट पोर्शन में है, ये बॉडी के हर पोर्शन से जो है सिग्नल रिसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करने से पहले उनके बारे में डिसाइड करेगा. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल must be connected to nerve coming from various part of the body. तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए जरूरी है कि ब्रेन उन सभी नर्व से जो शरीर से आ रही हैं उन सब से कनेक्ट भी होना चाहिए. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, और इसी तरह से जब ब्रेन के इस पार्ट को, ब्रेन को मसल्स को ऑर्डर देना मूव करने के लिए, तो नर्व मस्ट कैरी, तो ऐसी नर्व भी होनी चाहिए जो ब्रेन से हर एक मसल्स तक वापस बैक सिग्नल को ले जा सकें. यानी ये ब्रेन अगर हमारे पास है तो हमारी बॉडी के हर पार्ट से इस तक सिग्नल आने के लिए नर्व्स होनी चाहिए, और इस ब्रेन से बॉडी की हर मसल्स तक वापस ऑर्डर भेजने के लिए भी न्यूरॉन्स की ज़रूरत है, उसके लिए भी नर्व्स की ज़रूरत है, नर्व्स होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, अगर ये सारा काम उस टाइम भी हो जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें, इट में टेक इनफ टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फॉर अस टू बी गेट बर्न, जो जिसमें हम क्या है नुकसान हो जाएगा हमारा, इतने टाइम में तो हमारा हाथ जल जाएगा. तो फिर क्या हो कि हम बच सकें, क्योंकि एक्शन का ऑर्डर तो ब्रेन देगा, ब्रेन के पास सारे सिग्नल पहुंचे, ब्रेन सारे सिग्नल को इंटरप्रेट करे, सोचे समझे, रिस्पॉन्स करे, मसल्स को ऑर्डर दे, और तभी तो मसल्स मूव होंगी. जनरल तो यही है, लेकिन स्पेशल केसेस में, इस तरह के केसेस में एक और पाथवे है जो अब हम आगे पढ़ेंगे. हाउ डज द डिजाइन ऑफ बॉडी सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमारी बॉडी डिजाइन ने कैसे सोल्व किया देखते हैं. रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट दिस सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स that move muscles in a simple way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. ध्यान से समझना बेटा इस पोर्शन को, बजाय इसके कि सोचा जाए हीट की सेंसेशन के बारे में, अगर वो नर्व जो हीट को डिटेक्ट करती हैं वर टू बी कनेक्टेड, वो कनेक्ट हों उन नर्व से जो मसल्स को ऑर्डर करती हैं सिंपल वे में. समझो, हमने अभी ऊपर एक डायग्राम किया, ये वाला डायग्राम, कि बॉडी से नर्व ब्रेन तक जा रही हैं और ब्रेन से वापस बॉडी तक जा रही हैं जो मसल्स को आंसर देंगी. अगर ये ऐसा होता, ये बॉडी, ये ब्रेन, ये मसल्स पहले एक जंक्शन पे आती, ये यहां आती, यहां से ब्रेन को जाती, ऐसी ब्रेन से वापस यहां आती और यहां से बॉडी में जाती, और यहां इनके बीच में भी कनेक्शन होता. हम यही बात यहां कर रहे हैं, दोबारा पढ़ना. Think about the sensation of heat. If the nerve that detect the heat were to be connected to the nerve that move muscles in a simple way, the process of detecting, जो detect करने का process है, the signal or the input and responding it to by the output, तो input का signal ये वाला और output का ये वाला signal action might be completed quickly, उसको जल्दी पूरा किया जा सकता था. एक तो आपको यहां से पूरे रास्ते जाना पड़े, फिर वापस अगर आधे रास्ते में ही अगर कोई कनेक्शन होता तो यहीं पे इमरजेंसी सिग्नल लेके यहीं से ये वापस मसल्स को कंट्रोल कर लेती. समझ में आया? ये कुछ इस तरह से कि ये कोई कहीं का किंग है, किंग, और ये जो है ना, ये
दूत हैं जो दूर दूर नजर रखते हैं, बहुत दूर दूर 100 200 300 किलोमीटर पे, कि कोई हमला तो नहीं होने वाला है। अब ये पहले राजा के पास आए, राजा को बताए हमला हो रहा है, फिर राजा सेना भेजे, लेट हो जाएगा, तब तक तो हमला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन रास्ते में ही अगर एक ऐसा पॉइंट है कि राजा ने अपनी सेनाएं रखी हुई हैं, सेनाएं इसी रास्ते से जाती हैं, तो ये दूत पहले रास्ते में ही पहुंचे और रास्ते से ही ऑर्डर मिल जाए तो यहीं से सेनाएं आगे चलेंगी, राजा के पास जाने और राजा से वहां से आने में से उसका टाइम जो है वो बच जाएगा। तो सीन समझो, सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इस तरह के कनेक्शन को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, इस वाले कनेक्शन को, ये वाला, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व्स एंड आउटपुट नर्व। कह रहा इनपुट और आउटपुट के बीच में ये कनेक्शन होता कहाँ है? द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। जहां पे ये सबसे पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पे ये कनेक्शन हो जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो एक्शन लिया जा सके। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द बंडल्स इन द स्पाइनल कोड। सारे शरीर में से जो नर्व आती हैं बंडल्स की फॉर्म में, वो स्पाइनल कोड पे मिलती हैं, स्पाइनल कोड। ऑन देयर वे टू द ब्रेन, ब्रेन तक जाने से पहले। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कोड। तो ये रिफ्लेक्स आर्क्स इसी स्पाइनल कोड में बनता है, यानी ये जो कनेक्शन है ये स्पाइनल कोड है। कहाँ पे मिल रहा है? ये स्पाइनल कोड में। इटसेल्फ थ्रू द इंफॉर्मेशन input also goes on the reach to the brain. Of course, reflex arcs have evolved in the animal. Reflex arc have evolved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough. Animals में thinking process जो है वो इतना fast नहीं है, इसीलिए reflex arc का जो पूरा प्रोसेस जो प्रोग्राम है वो डाला हुआ है। In fact, many animal have very little or none of the complex neuron नेटवर्क। कुछ एनिमल में बहुत छोटा और लगभग ना के बराबर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का नेटवर्क है, नीडेड जो थिंकिंग के लिए जरूरी है। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क, तो उनमें रिफ्लेक्स जो आर्क है हैव इवोल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। तो दिमाग नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, इतना अच्छा ब्रेन नहीं है, तो उसमें रिफ्लेक्स आर्क ही जो है फंक्शन करती है। However, even after complex जो न्यूरॉन्स हैं नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ये आपकी रिफ्लेक्स आर्क है, ये रिसेप्टर आपका हाथ यहाँ पे टच करता है, ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, लेकिन ब्रेन से पहले बीच में ये जंक्शन जिसे हम क्या कहेंगे स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से यहाँ पे मीट करते ये मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज लेके आती है मसल्स को, मसल्स हाथ को मूव करा देता है और स्पाइनल कोड से मैसेज चला गया आपका ब्रेन तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाना सीखेंगे, इसके फंक्शंस को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे।